दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मॉक देना जितना ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉक को एनालाइज करना। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं अटेम्प्ट करने के बाद। सो हे गाइस, दिस इज़ निखिल कुमार हियर, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू ग्रो। सो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि मॉक कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा 19 जून 2021 का मॉक टेस्ट है और मैं आज इसको एनालाइज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मॉक देने के बाद अपना स्कोर देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 80.5 स्कोर किया। मैंने कट ऑफ क्लियर कर दिया। ये पेपर काफ़ी इजी था, मुझे बाकी डिफ़िकल्टी से काफ़ी इजी लगा ये। तो आपको देखना है अपना एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 89.25 था, तो मुझे ये एक्यूरेसी अच्छा नहीं लगा। मुझे एक्सपेक्ट रहता है कि 90 प्लस रहेगा एक्यूरेसी मेरा, बट इस पेपर में मेरा एक्यूरेसी कुछ छोटे छोटे गलती के कारण बहुत कम हो गया। मैंने 93 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उस हिसाब से 80.5 स्कोर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अब देखेंगे आगे कि हमने क्या गलती की है। परसेंटाइल भले ही अच्छा है मेरा। अब आगे देखेंगे कि मैंने स्कोर कितना किया। इंग्लिश में मैंने 20.5 स्कोर किया 28 अटैम्प्ट करने के बाद। तो इससे पता चल रहा है कि मैंने इंग्लिश में काफ़ी गलतियाँ की होंगी। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी देखे तो 30 मार्क्स मिले, 35 मैंने अटैम्प्ट किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी गलत हुए। रीजनिंग में देखा जाए तो मैंने 30 अटैम्प्ट किया और मुझे 30 मार्क्स मिले। तो इसका मतलब ये है कि रीजनिंग में मेरा एक्यूरेसी 100% था। टाइम देखिए, ये पेपर काफ़ी ईजी था। मैंने इंग्लिश को पहले ही सबमिट कर दिया था सॉल्व करके। मेरे पास ऑलमोस्ट 2 मिनट्स बचे हुए थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी मैंने 30 सेकेंड से 1 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने सबमिट किया बाद में। फिर रीजनिंग एबिलिटी देखा जाए तो उसने उसे भी मैंने 1 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लिया था। एक्यूरेसी देखिए, जैसा मैंने बताया था, इंग्लिश में सबसे कम है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर रीजनिंग में। तो अब हम चलेंगे सॉल्यूशंस की तरफ। अब बताऊंगा मैं आपको कि कैसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंग्लिश की तरफ। ये एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट है, तो इसमें इंग्लिश सेक्शन भी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें एरर फाइंड करना था, ठीक है। मैं री अटेम्प्ट मोड को ऑफ कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने आंसर सही किया था। ये क्वेश्चंस मुझे काफ़ी इजी लगते हैं। मुझे क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में वो जल्दी फाइंड कर पाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर क्वेश्चन सही भी किया है तो उसको देखना है कि क्या आपने सही रीज़न लगा के उसे करेक्ट मार्क किया है कि नहीं। ये एक चीज़ ध्यान रखना है। और आपको दूसरा चीज़ ध्यान रखना है कि आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम लगाया। क्या आप उससे भी कम टाइम लगा सकते थे क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे पता था कि इफ़ विल कॉल्स टेल हिम टू मीट्स, यहाँ मीट्स मुझे गलत लगा था, मीट होना चाहिए इसकी जगह, ये मुझे रीज़न लगा था। तो ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मेरा जो मैंने जो आंसर किया वो सही सोच के किया था। तो आपको ऐसे रीज़न देखना है। और आपको देखना है कि आपने जो रीज़न सेलेक्ट किया था अपने खुद में जो सोच के करेक्ट आंसर जो अटेम्प्ट किया था वो सेम रीज़न है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम, हो सकता है ए पार्ट में ही मिस्टेक हो लेकिन हम कुछ और मिस्टेक सोच रहे हो और आंसर कुछ और हो, मतलब कि कुछ और मिस्टेक हो, और वो आंसर सही तो हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता और एग्ज़ाम में हो सकता है उसी क्वेश्चन को हम गलत करके आ जाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, मैंने 9 सेकेंड से लिए तो टाइम मेरा अच्छा था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। वैसे ही देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी मैंने सही किया था। इसके लिए भी आपको ये पूरा देखना है और इसमें ये सारी चीज़ पढ़ना है। इसमें ये सब जो आपको की पॉइंट्स लगे तो कुछ कुछ चीज़ आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में फिर से दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को नोट डाउन करना है, ठीक है। मिस्टेक पॉइंट ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये कुछ ऐसा चीज़ बताता है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और ये बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये था, इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सही भी किया है तो एक बार आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने जो रीज़न लगाया है वो सेम है जो आंसर का है, ठीक है। ये थर्ड हुआ, ये भी सही था, ये भी फोर्थ था। तो ये था क्लोज टेस्ट जो था। इसमें मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं। इसमें मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और अटेम्प्ट करने लग गया था। शुरू के क्वेश्चंस मैंने देखे तो मुझे लगा पेपर का डिफ़िकल्टी काफ़ी इजी होगा। फिर मैंने देखा तो मैंने अपने आप से एज्यूम किया कि वहाँ पे इकोलॉजी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। मैंने पैसेज का पूरा मतलब नहीं समझ पाया, तो मुझसे ये गलती हो गई। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। पेपर का डिफ़िकल्टी शुरू में हो सकता है कुछ और हो सकता है, बाद में कुछ और हो सकता है। तो आपको ये
की पॉइंट्स देखने हैं, मिस्टेक पॉइंट भी देखने हैं। देखिए, मैंने मिस्टेक पॉइंट में भी यही चीज़ बताया कि बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट दोनों के बारे में बताया कि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी को क्लिक कर देते हैं। तो मैंने भी वही गलती की है। ठीक है, ऐसा ही देखेंगे तो फिर मैंने सेकंड वाला सही किया, बी में जो अटेम्प्ट करना था जो कि काफ़ी इजी था, और सी देखा जाए तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने ईल्ड कर दिया था पैराग्राफ के हिसाब से। मुझे लगा कि ईल्ड होना चाहिए तो मैंने वो क्लिक कर दिया था, तो वो गलत हुआ। ठीक है, तो आपको वो देखना है। और जैसे कि ये सारी चीज़ की मीनिंग भी बताते हैं आंसर में, सॉल्यूशन में, की पॉइंट्स वगैरह में। तो सर्टेनिटी, फाइट्स, मॉनसून, रेस्पिरेटरी, ये सब के मीनिंग्स वगैरह भी बताते हैं क्यों उसे यूज़ किया गया। तो आपको वो भी पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखना है, और हो सके तो नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ वर्ड आता है तो आपको उसका मीनिंग याद रहे। ऐसा ही देखा जाए, ऐसे ही एट्थ वाला फिर मैंने गलत किया क्योंकि वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने फिनोमिना की जगह पोटेंशियल आउटकम्स कर दिया था। फिर मेरे क्लोज टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट देख के हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको दो चीज़ अगर कंफ्यूजिंग रहता है इंग्लिश सेक्शन में, खास करके अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो आप उसे अटेम्प्ट मत करिए। मैं आपको यही बोलूँगा, आपसे मैंने यही सोच रखा है कि अगर मैं 100% श्योर नहीं हूँ किसी आंसर को लेकर तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ही मैटर करता है एग्ज़ाम में, और हमें अपने एक्यूरेसी को ऊपर रखना है। ठीक है, तो अब से आप भी ये बात का ध्यान रखिए। और इंग्लिश में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही होता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है अक्सर क्वेश्चन उन्हें लगता है कि सही होगा और वो अटेम्प्ट करते जाते हैं, पूरा अटेम्प्ट कर देते हैं, और उनका एट द एंड ऑफ द डे उनका एक्यूरेसी जो होता है नीचे आ जाता है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करना है। हमें जो क्वेश्चन में 100% श्योर है उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये आपको थोड़ा थोड़ा आंसर पता था, 80% श्योर थे बट आप श्योर नहीं, तो फिर भी आप उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। और फिर जब आप मॉक को एनालाइज करेंगे तो वो आंसर लगा के देखिए और अपना रीज़न भी डाल के देखिए कि आप जो रीज़न सोच रहे थे वो सेम रीज़न है कि नहीं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और अगली बार उस क्वेश्चन को आप सही अटेम्प्ट करेंगे, वैसे टाइप का क्वेश्चन का। अब आगे बढ़े, तो ये तो काफ़ी इजी था। इनकरेक्ट स्पेलिंग देखना था हमें, तो ये मैंने कर दिया था। बाकी का भी स्पेलिंग एक बार आप देख सकते हैं। फिर जैसा कि ये क्वेश्चन था स्पेलिंग वाला, यहाँ भी मुझे पता चल गया था कोई भी एरर नहीं है, और ये भी स्पेलिंग वाला था। अब ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये जो था, फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली हमारे वर्कैब्स को चेक करने के लिए होता है। इस पेपर में बेसिकली मुझे ये काफ़ी इजी लगा इसका लेवल, तो ये मैंने आराम से अटैम्प्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट पेपर मिलता है तो ये जो अगर कोई ऑप्शन रहेगा, अगर आपको सही भी होता है तो बाकी जो चार ऑप्शन रहेंगे उनका जो वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जो वर्ड्स रहेंगे उनका मीनिंग भी आपको देखना रहेगा, और आपको अपने वोकैब कॉपी में नोट डाउन करना होगा, उसे याद करना होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी पेपर में वैसे वर्ड्स रिपीट होते हैं तो आप सही मार्क कर पाए। तो इंग्लिश अगर आप एनालाइज करेंगे तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, और कि अगर नए वर्ड्स आते हैं तो उन्हें आपको कॉपी में लिखना है और उनके मीनिंग फाइंड करना है। और दूसरा, जो ग्रामर अगर कुछ की पॉइंट्स जैसे ग्रामर के होते हैं, अगर वो आपको दिखते हैं, वह जैसे वो कहाँ कौन सा वर्ब यूज़ करना है, एडवर्ब यूज़ करना है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो कि इन फ्यूचर दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो उसे भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज था कि ब्यूटीफुल होगा कि लूज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस का मैं अच्छी तरह से मतलब नहीं समझ पाया था, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया था, जो कि मेरा डिसीजन मुझे सही लगा, क्योंकि मैं 80% श्योर था कि लूज होगा, इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि 100% श्योर नहीं था। अगर मैं करता तो ये भी गलत हो जाता। फिर ये तो इजी था। फिर पैसेज, बेसिकली मेरा इंग्लिश का स्ट्रेटजी ये होता है कि मैं बाकी सारे क्वेश्चंस पहले करूँगा, फिर जो लास्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं जम्बल्ड वाले, उसे मैं 3 से 4 मिनट देता हूँ। पहले के 7 से 8 मिनट में मैं सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर 3 से 4 मिनट में मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट करता हूँ, और मैं अपने पैराग्राफ के लिए एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स बचा के रखता हूँ कि मैं उतने देर में ये करूँगा। तो लकली मेरा आज के पेपर में मैं ये स्किप करके चले गया था, मैं लास्ट में डायरेक्ट,
और मैंने ये 5 मिनट लिया, ये पेपर काफ़ी से, तो पहले के सेक्शन मेरे जल्दी हो गए थे तो मैंने इसे ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो मैंने इसको अटेम्प्ट किया, ये मैंने सही किया, फिर बस 2 सेंटेंस इधर उधर हो गए थे, तो उसके कारण से मेरा वो 2 क्वेश्चंस गलत हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ में आप एक बार देख सकते थे, क्योंकि देख सकते हैं कि इसने क्या लॉजिक बताया है, क्योंकि ये यहाँ पे जब आंसर सॉल्यूशन देता है तो उसमें बताता है कि कुछ लॉजिक देता है ये, कि जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है, तो अगला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक के बाद एक होगा, तो ये सारी चीज़ बताता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए ये आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये तो अलग अलग चेंज होता है, ये आपके कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। अब बात करें पैसेज की, तो ये पैसेज काफ़ी बड़ा था, तो मैंने स्कीमिंग टेक्निक किया, मैंने क्या किया कि पहले क्वेश्चंस देख लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस, और मतलब जैसे कि मैंने देख लिया व्हाई डू सिटीज अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल माइग्रेंट्स, तो मैंने दिमाग में सोचा कि अगर मुझे रूरल रूरल माइग्रेंट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो उस जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा तो वो पॉइंट को दिमाग में नोट डाउन कर लूँगा, दिमाग में याद रखूँगा उस चीज़ को। वैसे ही मैंने ये यूनाइटेड नेशन हैज़ अर्बन अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वर्ड भी याद कर लिया, ताकि मैं पैराग्राफ पढ़ूँ तो उसे उस लाइन को अच्छे से पढ़ पाऊँ। ऐसे ही मैंने 3 4 क्वेश्चन के लिए कर दिया। फिर मैं पैराग्राफ जब पढ़ने गया तो ये काफ़ी इजी था, ये फर्स्ट लाइन से ही मुझे आंसर मिलते गए, सीक्वेंस में थे सारे आंसर, तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया आराम से उसको। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको इम्प्रूव करना है तो आपको बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऊपर से आपको अपना रीडिंग भी, जैसे आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो आपको, भले ही आप पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़े, लेकिन आप अगर किसी एक आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो आप उस आर्टिकल को जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, जब तक आपको समझ ना आ जाए, 4 बार 5 बार, जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप उस आर्टिकल को पढ़ते रहिए, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इम्प्रूव होगा। तो ये था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए एनालिसिस। इस चीज़ में कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे देखिए ये क्वेश्चन, जैसे वो कैब, यहाँ भी आपका वो कैब का टेस्ट करता है, तो ये जो रैम्पेंट था इसका मतलब मुझे नहीं पता था, तो मैंने गैस किया था प्रीवेलेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने ये पैराग्राफ में देखा था और वहाँ पे यूज़ करके देखा था कि कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। तो प्रेवलेंट एक समय के लिए आया था मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं था। तो ये चीज़ आपको इंग्लिश में, जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कि ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप 100% श्योर है तभी आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। तो ये था इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी। अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग, सॉरी क्वांट्स सेक्शन में। तो क्वांट सेक्शन में जब मैं आया इंग्लिश से स्विच करने के बाद, जब डायरेक्ट यहाँ आया, तो मैंने ये देखा क्वेश्चन, और मैं काफ़ी हड़बड़ी में था क्योंकि मेरा डीआई, मैं पर्सनली अगर देखूँ तो मेरा डीआई उतना अच्छा नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन 10 सेकंड के लिए पढ़ा, 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैंने इसे तुरंत स्किप किया। फिर मैं सोचा सिंप्लीफिकेशन करूँगा, और आपका भी स्ट्रैटेजी वही होना चाहिए कि पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर डीआई करें, फिर आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन कीजिए। तो मैं डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन स्किप करके चले गया ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, और मैंने पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी हड़बड़ी में था। ये क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की कि मेरा, ये देखिए आंसर में 1500 प्लस 1000 आ रहा है ना, तो मैंने 1500 प्लस 1000 को जल्दबाजी में 1600 समझ लिया, इसलिए मैंने 40 कर दिया था मार्क, जबकि ये 2500 होगा और इसका आंसर 50 होना चाहिए। तो ये सारी गलती नहीं करना है, ये मैं काफ़ी अनसेटिस्फाइड था खुद से क्योंकि मैंने हड़बड़ी में इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसा और गलत किया, फिर ये देखिए, ये सब सिंप्लीफिकेशन में स्पीड तो आपको प्रैक्टिस के साथ ही मिलेगा। देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 30 सेकेंड्स के आसपास कंप्लीट कर दिए हैं। ये मैंने 26 सेकेंड्स में किए, ये 18 सेकेंड्स में किए, ये 12 सेकेंड्स में किए, ये 14 सेकेंड्स में किए। ये देखिए, ये मैंने गलती कर दिया है, ये गलती मैंने किया, मैंने नन ऑफ दिस कर दिया था। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर मेरा आंसर 39 आ रहा था शायद, हाँ 39 आ रहा था, और मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ मेरा 13 बच रहा था, 13 × 3 39 आ रहा था, और मुझे ऑप्शन में नहीं मिला। मैंने एक बार फिर नन ऑफ दिस पे क्लिक करने से पहले मैंने
चेक किया कि फिर से मैंने सॉल्व करके चेक किया कि 39 ही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नन ऑफ दिस आंसर कुछ अलग लग रहा था मेरे को। तो मैंने चेक किया, लेकिन दूसरी बार भी मेरा 39 आ रहा था। हो सकता है हड़बड़ी कारण आ रहा होगा, तो मैंने गलती किया, तो ये इसका आंसर 36 था। तो फिर से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसे मुझे सही करना चाहिए था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और अगला देखिए, तो फिर ये मैंने 11 सेकंड्स में कर दिए। फिर 70, अगर बोर्ड मास आपको पता नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन आपसे नहीं बनेगा। बोर्ड मास रूल अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर इसे सीख ले, समझ जाए। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, इस पे आपको बहुत ही एक्सपर्ट होना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 17 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, फिर 38 सेकेंड्स, और फिर ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ये मैंने पता नहीं कैसे मैंने गलती कर दिया। मुझे लॉजिक तो पता है, टू का डिफरेंस, फिर ये ब्लैंक था, ये फोर का डिफरेंस, तो कायदे से यहाँ 3 का डिफरेंस होना चाहिए और 10 होना चाहिए था आंसर, बट मैंने 4 का डिफरेंस एज्यूम करके 11 कर दिया। तो ये गलती था। तो ये हो सकता है कभी कभी ब्लंडर हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको काम रहना है और आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये भी मैंने 16 सेकेंड्स कर दिए। नंबर सीरीज का अगर कोई भी पैटर्न आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ पा रहा है, नंबर सीरीज करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने अपने प्ले लिस्ट में नंबर सीरीज़ का एक कंप्लीट चैप्टर डाल रखा है, जिसमें मैंने नंबर सीरीज़ के सारे पैटर्न समझा रखे हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप नंबर सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखिए टाइम देखिएगा, 18 सेकेंड्स, 23 सेकेंड्स, मैंने काफ़ी 20 सेकेंड्स के आसपास सारे क्वेश्चन कर दिए, और ये थोड़ा कैलकुलेशन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो इसलिए मैंने इसको 38 सेकेंड्स में कंप्लीट कर दिया नहीं। फिर आते हैं ये 31 क्वेश्चन, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं चले गया था इसके बाद एरिथमेटिक पे। मुझे डीआई से ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने एरिथमेटिक पे था, तो मैं डायरेक्ट एरिथमेटिक पे चले गया। तो हमारा ये रहा एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का ये क्वेश्चन, तो मैंने इसे अटेम्प्ट किया है, तो ये सही था। मैंने 20 सेकेंड्स में इसको किया, 23 सेकेंड्स में इस रेशियो के क्वेश्चन को किया। फिर इस क्वेश्चन को मैंने मिक्सचर ऑफ एलिगेशन 25 सेकेंड्स, जो कि 20 सेकेंड में किया जा सकता था। फिर ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैंने 14 सेकेंड्स में किए। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में किए। अगर ये तो मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था कैसे करना है ये सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन चेक नहीं कर रहा हूँ। अगर इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा रहता जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसका सॉल्यूशन देखता, और सॉल्यूशन देखने से पहले मैं उसे खुद एम्पल, मतलब बिना विदाउट टाइम बाउंडेशन उसे सॉल्व करने की कोशिश करता। उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये आपके लिए ही अच्छी बात रहेगी। तो इसलिए आपको पहले टाइम बाउंडेशन के बिना सॉल्व करना है। एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को फिर से देखिए कि आप क्या शॉर्ट ट्रिक उसमें डाल सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करते रहना है। फिर ये भी क्वेश्चन मैंने 38 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने 37 सेकेंड में कर दिया, और ये 1 मिनट, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो इसमें मुझे टाइम लग गया, लेकिन पेपर काफ़ी इजी था तो मेरे पास टाइम था, तो ये चलता है। लेकिन आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि ये सारे क्वेश्चंस में भी आप टाइम सेव कर पाए। ये भी क्वेश्चन 23 सेकेंड्स, ये 33 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन, ये तो मैंने गलत किया था। फिर इसके बाद मैं गया था डीआई की तरफ, डीआई फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैंने डीआई को पढ़ा और समझा। 1 मिनट 1.5 मिनट लगा मुझे समझने में, और फिर मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डीआई काफ़ी इजी था, तो इसलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आपको डीआई हो सकता है पहला क्वेश्चन हार्ड आ सकता है, लेकिन हो सकता है उसके बाद के क्वेश्चन इजी रहेंगे, तो आपको डरना नहीं है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया मैंने, तो फिर ये काफ़ी इजी था, तो मैंने इसे अटेम्प्ट कर दिया। फिर भले ही टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम बचे हुए थे जब मैं डीआई सेक्शन में गया था। तो फिर इस क्वेश्चन को भी मैंने अटेम्प्ट किया, और फिर इसे भी सही किया, फिर इसे भी कर दिया, और इसे भी कर दिया। तो ये मैंने डीआई कंप्लीट कर लिया था। डीआई कंप्लीट करने के बाद मैं गया ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये दिया था क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये काफ़ी इजी था। 36 सेकेंड लगे, कायदे से उससे भी कम लगना चाहिए था। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, बस सोचना रहता है वैल्यूज़ लिख के कि
क्या दोनों स्टेटमेंट को अगर यूज़ करेंगे तो ही आंसर आ पाएगा, या फिर किसी एक स्टेटमेंट के यूज़ करने से ही आपका आंसर आ पाएगा कि नहीं। तो ये आपको करना था, तो ये काफ़ी इजी था, तो मैंने अटेम्प्ट किया और मैं लकीली 35 क्वेश्चंस कर पाया। ये गलत हो गया। इसमें मैंने क्या गलती किया कि मैंने प्रिंसिपल को 2200 ले लिया और अमाउंट दिया हुआ है 2640, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जगह, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए था 440, बट मैंने सिंपल इंटरेस्ट 440 लेने की जगह 2640 ले लिया था, तो इसलिए मेरा गलत हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सेक्शन में आपको बता देता हूँ क्या ध्यान रखना है। आपको अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है। जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते थे, आपने क्या गलती की होगी। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में टाइम लगा होगा, तो आपको वैदिक मैथ्स प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे आप कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह को जल्दी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो उसे बिना टाइम बाउंडेशन के बनाना होगा, फिर उसे देखना होगा कि आप कैसे उससे किसी ट्रिक के साथ शॉर्टकट में बना सकते हैं कि नहीं। और आपको सबसे अच्छा पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ज़्यादा, तो उसे लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि वो आपका टाइम खा सकता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए उसको लास्ट में रखेंगे। तो ये रहा क्वांट्स का। अब हम बढ़ेंगे रीजनिंग की तरफ, तो रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी था। मैंने 50 सेकंड्स के अंदर ही इसे डिकोड कर दिया था, और मैंने, ये देखिए काफ़ी इजी था। तो इस ये देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे आपको अप्रोच करना है ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो मैंने ये कर लिया था और मैंने आंसर किया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे इसके। फिर मैंने इसके 5 क्वेश्चन किए और फिर गया इसके क्वेश्चन में। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, तो इसमें देखिए 3 मिनट 12 सेकंड लग गए। और ब्लड रिलेशन के मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही होते हैं, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। तो इस हिसाब से मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। तो मैंने आज ये डिसाइड किया कि जब अब मैं कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बीच में फंस गया था, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ब्लड रिलेशन कभी कभी हो सकता है आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको फंसा देता है, या फिर ऐसा कहें तो कभी कभी आपको हड़बड़ी के कारण शायद इधर उधर थोड़ा एजम्पशन लेने में थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो फिर भी मैंने ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन इसे कंप्लीट कर लिया था। तो 3 क्वेश्चन 3 मिनट 12 सेकेंड, ये गलती था मेरा, ये आप मत कीजिएगा। और फिर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन, अगर ऐसा 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन रहता है रीजनिंग में, खास तौर पे ऐसा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत स्किप कर दीजिए। ये 1 नंबर के क्वेश्चन को हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप इसे अटेम्प्ट करिए मत, लास्ट में अटेम्प्ट करिए। मैं फिर डायरेक्ट इस क्वेश्चन में चले गया था। तो ये क्वेश्चन को मैंने कुछ देर पढ़ा, 15 सेकंड पढ़ा था, 15 से 20 सेकंड। फिर मुझे लगा कि इसके जो डाटा दिए हुए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसे डिकोड नहीं कर पाऊँगा जल्दी। तो मैं तुरंत इसको बढ़ गया। ये 2 मिनट 1 सेकंड इसलिए लगा क्योंकि रीजनिंग पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 2.5 से 3 मिनट टाइम बचे हुए थे। तो इसलिए मैं फिर से वापस इस क्वेश्चन पे आया हुआ था। तो ये 2 मिनट 1 सेकंड देख कर आप मत सोचिए कि मैंने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। ये मैंने लास्ट में आया था इस क्वेश्चन पे। मैंने इस क्वेश्चन को 15 सेकंड पढ़ने के बाद ही जज कर लिया था कि ये मुझसे जल्दी नहीं बनेगा। तो फिर मैं स्किप करके डायरेक्ट 15th क्वेश्चन पे आया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। ये भी मुझे ईजी लगा, मैंने इसे अटेम्प्ट किया। अगर आपको भी पता करना है कि कैसे रीजनिंग में स्पीड बढ़ाना है, तो मैंने वीडियो डाल रखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए। डेली आपको कम से कम 2 से 3 कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस वगैरह ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसलिए मैं अभी 20 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड्स अगर कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर हो सकता है आपसे अभी सॉल्व ना हो, तो आपको भी प्रैक्टिस करना है आगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के बाद आया आपका ये पज़ल आया था 8 फ्लोर्स वाला। तो ये मैंने काफ़ी टाइम लिया है, ये मैंने 4 मिनट 47 सेकेंड्स लगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पज़ल्स होते हैं 8 फ्लोर्स वाले होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं।
वो इजी तब तक होते हैं जब उसमें वैकेंट फ्लोर ना दिया हो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे, देयर आर 8 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, 7 पर्सन ABCD टू जी लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, 1 फ्लोर इज वैकेंट। जहाँ ये टर्म आ गया वैकेंट, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये आपको लास्ट में सॉल्व करना है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करेंगे, दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे, तो आप क्वेश्चन देखते साथ, अरे ऐसा पजल तो इजी होता है, मैं अटेम्प्ट कर दूंगा करके आप इसे अटेम्प्ट करने चले जाएंगे, तो इसमें आप अपना टाइम लूज़ कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वैकेंट फ्लोर वाले। तो ये मेरे तरफ से आपका यही एडवाइस रहेगा कि इसे भी लास्ट में सॉल्व कीजिए। तो इसलिए मैं इसको लास्ट में सॉल्व किया था, मैं इसको सॉल्व नहीं किया था, फिर चले गया थे ये 5 क्वेश्चन छोड़ के मैं आगे चले गया था। ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, मैंने डिकोड किया 1 मिनट के अंदर इससे, और फिर मैंने इसे अटेम्प्ट किया। 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 1 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। फिर आते हैं इनइक्वालिटी, ये काफ़ी इजी होते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ में भी आपको हार्डली 20 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये मैंने किया, सही किया ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन, ये देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि अभी बताया, इसको तुरंत स्किप करके चले जाना है आपको। ठीक है, तो फिर अब आप ये स्किप कर गए, तो ये इजी क्वेश्चन था सर्कुलर टेबल वाली। ये ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, जब तक बोले कि अगर एक ही डायरेक्शन में फेसिंग है, तो इसमें बोला दैट ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अगर एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी इजी होता है। तो मैंने अटेम्प्ट किया, 1 मिनट 44 सेकेंड, करीबन 1.5 मिनट मुझे लगा इसका लॉजिक डिकोड करने में। फिर मैंने इसके 5 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर बना दिए हैं। ठीक है, तो ये 35 इतना करने के बाद मैंने 2 पजल्स स्किप किए थे। कौन कौन सा? तो मैं गया था यहाँ पे, देयर आर 8 फ्लोर्स, ये वाला जो वैकेंट वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि जो पहला जो मैंने स्किप किया था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन इन कंपैरिजन टू इससे। तो ये मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, मेरे पास काफ़ी टाइम बचे हुए थे। इतना इस क्वेश्चन पे आने तक मेरे ख्याल से 8 से 9 मिनट बचे हुए थे मेरे पास, 8 मिनट शायद। तो फिर मैंने इसे किया, इसे डिकोड किया, फिर इसे सॉल्व किया, इसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, फिर इसके बाद मेरे पास 3 मिनट शायद बचे थे, 3 से 3.5 मिनट बचे हुए थे। तो फिर मैं तुरंत गया वो जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करने। कहाँ गए? 1 मिनट। तो ये देखिए, तो मैं इनके पास आया और फिर इसे अटेम्प्ट किया मैंने अपना टाइम लेके, क्योंकि मुझे पता था कि जो बाकी के 3 मिनट बचे हैं उनमें जो वो पज़ल बचा है शुरू वाला, तो मैं उसे नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता था। और रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा हो। तो जितने क्वेश्चन आपने किया है उसे अच्छे से करिए। अगर एक पज़ल का क्वेश्चन चला भी जाए तो आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में हमेशा ऐसा ही होता है कि 3 से 4 पज़ल अगर आते हैं तो एक पज़ल काफ़ी हार्ड होता है और बाकी बनाने लायक होता है। तो मैंने भी वो किया, और जो एक क्वेश्चन और था कहीं होगा, तो उसे मैंने अटेम्प्ट कर लिया था बाकी बचे टाइम पे। फिर मैं अब चले गया था इस क्वेश्चन पे, गया था। तो मैंने टाइम दिया, कोशिश किया कि हो सके जल्दी हो जाए, तो मैंने ट्राई किया, बट ये मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बैठा, जब एनालाइज कर रहा था खुद से, तब मैं ये क्वेश्चन को मैंने खुद से बनाया, और फिर ये भले टाइम लगा लेकिन मुझसे ये बन गया। तो वही है कि आपको प्रैक्टिस से यही समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे मुझे पता था कि अगर नॉर्थ और साउथ रहेगा तो ये डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो 2 फेसिंग डायरेक्शन थे, तो एक नॉर्थ था एक साउथ था, तो मुझे पता था थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक बार डाटा को पढ़ा, जब डाटा को पढ़ा तो मुझे लगा ऐसा कुछ भी डाटा नहीं दिया हुआ था जिससे मैं स्टार्ट करके बाकी डाटा को रिलेट करता जाऊँ। तो पढ़ने के बाद ही समझ आ गया, तो मैंने इसे तुरंत स्किप कर दिया। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो रीजनिंग में हमेशा से मैं यही बोलता हूँ, कोई भी ट्रिक या अप्रोच काम नहीं आएगी। अप्रोच आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेन आपका रीजनिंग में प्रैक्टिस होता है, तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो रीजनिंग में कीजिए। तो ये था मेरा एनालिसिस इस मॉक का। अगर आपको कोई भी डाउट हो, जो चीज़
आपको इस वीडियो से समझ ना आया हो और भी कुछ डाउट हो तो आप आराम से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आप ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फिर अगर इससे भी कुछ हार्ड अगर मॉक आता है तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता ही दिया कि आपको कैसे एनालाइज करना है। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको रीजनिंग में क्वेश्चन जज करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट में करना है, कौन सा पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं उसे लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि आपको वो हो सकता है कभी कभी 1 मिनट भी ले सकते हैं, तो वो 1 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए हम वो एक नंबर के क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि लास्ट आप पजल्स वगैरह कर रहे हैं और लास्ट में आपने 1 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया और लास्ट में मात्र 2 मिनट बचे और आपका 2 पजल बचा हुआ, तो आप 2 मिनट में वो पजल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो टाइम उस 1 नंबर क्वेश्चन में लगाते हैं उससे हम लास्ट के लिए रखते हैं, और वो उसके बदले का टाइम हम एक पजल में दे देते हैं, जिससे हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का स्ट्रेटजी। मैंने क्वांट्स में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया कि हम क्या गलती करते हैं और हम क्या गलती करने से बच सकते हैं। तो अगर ये आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।